हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं बीए फ्यूचर स्टाफ नर्स की तैयारी। इसमें वही क्वेश्चन है जो कि एनक्लेक्स बेस्ड होते हैं, जैसे कि बीए फ्यूचर्स में आते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मत करना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नीडेड है करना। ठीक है, पेपर अगस्त के लास्ट हफ्ते में पोस्टपोन हो चुका है शायद, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो 30 का था, वो भी पोस्टपोन करके उन्होंने 13 का रख दिया है, 13 अगस्त का। तो प्रॉबेबली जो पेपर है वो अगस्त के लास्ट वीक में देखा जा सकता है। एंड सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज आई वॉज जस्ट आउट ऑफ स्टेशन समवेयर। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों के लिए कि आप एक दिन वेट कर रहे थे। अब अगर ऐसे ही क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ऐसे ही एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे एनक्लेक्स बेस्ड में करा रही हूँ। ठीक है, उन पीडीएफ्स में आपको आंसर विद रैशनल मिल जाएंगे और अपने डाउट भी मेरे साथ क्लियर कर सकते हो आप। उसके बाद अगर किसी की थ्योरी अभी क्लियर नहीं है तो वो मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स ले ले, अगर क्लियर भी है तब भी गोल्डन पॉइंटर्स ले लो। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें पता नहीं होता कि स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, तो हम उसको ज़्यादा जोर नहीं देते। अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो वो मिलेंगे 199 रुपीज़ के आपको, और गोल्डन पॉइंट्स मिलेंगे 99 रुपीज़ के। बट अगर आप इन दोनों को साथ में लेते हो तो 249 का ये पैकेज बनता है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे बीएफएचएस के उसके नोट्स भी दूंगी मैं। ठीक है, वो नोट्स भी सिंपल लैंग्वेज में मिलेंगे, क्योंकि जो टॉपिक से एक टॉपिक से ऐसा होता है कि कभी कभी आपने देखा है कि एक टॉपिक से 4-4 5-5 क्वेश्चन आ रखे हैं। वो टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे गोल्डन पॉइंटर्स के साथ, पीडीएफ के साथ, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन 249। अभी थ्योरी मत करिए आप, हमेशा ना जब भी पेपर नियर बाय तो एमसीक्यू ट्राई करिए। एमसीक्यू ट्राई करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूँगी। ठीक है, और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूँगी। ठीक है, तो क्या करो, आप उन पीडीएफ्स को मेरे से ले लो, उनकी फ़ोटो स्टैट निकलवा लो। 20-30 रुपीज़ की फ़ोटो स्टैट निकलेगी सारे पीडीएफ्स की। ठीक है, अगर जो नोट्स होंगे उनको फ़ोन में ही रहने दो, एमसीक्यूज़ की पीडीएफ एमसीक्यूज़ की जो है फ़ोटो स्टेट करवा लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेंगे वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। द क्लाइंट रिसीविंग रेडिएशन टू द नेक एंड हेड इज एक्सपीरियंसिंग स्टोमेटाइटिस, अ नर्स शुड रिकमेंड। स्टोमेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जब कोई पर्सन रेडिएशन थेरेपी ले रहा होता है नेक एंड हेड की, उसको स्टोमेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो नर्स उसको क्या रिकमेंड करेगी? इवैल्यूएशन बाय द डेंटिस्ट, एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश रिंस, या फिर आर्टिफिशियल स्लाइवा, विग्रस ब्रशिंग और टीथ आफ्टर ईच मील। रेडिएशन थेरेपी में आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जब किसी पर्सन की रेडिएशन थेरेपी होती है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जो रेज होती है ना वो वहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट करती है, तो हम उस पेशेंट को रिकमेंड करेंगे आर्टिफिशियल स्लाइवा। उससे क्या होगा, जो उसका क्योंकि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस होगी ना, तो ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन और फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगी, इसलिए पेशेंट्स में स्टोमेटाइटिस देखने का मिलता है। हम उसको आर्टिफिशियल स्लाइवा जो है रिकमेंड करते हैं, जो कि रेडिएशन थेरेपी वाले हैं, अगर हेड और नेक में हो रही है। वैसे भी अगर हेड और नेक लेरिंग्स में हो रही है, ठीक है, वॉइस बॉक्स में हो रही है, उसका रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, इसोफेगस का प्रॉब्लम है, वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी हो रही है, तो उसका ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हम उसको क्या रिकमेंड करेंगे? आर्टिफिशियल स्लाइवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। Next question है, nurse is preparing a pre-operative teaching plan for a client who is undergoing a bilateral breast reduction. Which aspect of a plan is a priority? एक नर्स है, एक टीचिंग प्लान एक रेडी कर रही है क्लाइंट का ऑपरेशन से पहले। ठीक है, जो कि बाईलेटरल ब्रेस्ट रिडक्शन पे जा रहा है, उसकी जो ब्रेस्ट है उसकी रिडक्शन की जा रही है बाईलेटरली। ठीक है, तो कौन सा प्लान जो है वो प्रायोरिटी पे रहेगा? ध्यान से क्वेश्चन करो, प्री ऑपरेटिव है, प्री ऑपरेटिव। reduction of risk of potential, physiological adoption, psychosocial integrity, health promotion and maintenance. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आई नो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बीएफएचएस में देखने को मिलते हैं। प्री ऑपरेटिवली कौन सा टीचिंग प्लान उसको बताओगे? उसकी ब्रेस्ट रिडक्शन हो रही है बाईलेटरली। ठीक है, प्रायोरिटी में इन चारों में से क्या चीज़ रखोगे आप? ठीक है, तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको करेक्ट कर दूंगी। रिप्लाई मैं हर एक आंसर का देती हूँ, जो बच्चा कमेंट नीचे करता है उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ, ताकि उसका जो क्लियर हो जाए डाउट। ठीक है,
Next, a client with the chest pain is prescribed intravenous nitroglycerin, which assessment is a great concern for a nurse initiating the nitroglycerin drip. So एक patient है, उसकी nitroglycerin की drip चल रही है, ठीक है। पहली बात तो नाइट्रोग्लिसरिन जो ड्रग है वो आपको पता होगा हम किस में देते हैं। नाइट्रोग्लिसरिन जो ड्रग है वो किस में देते हैं, एंजाइना की पेन में, और कभी कभी हम एमआई की पेन में भी देते हैं। बट नाइट्रोग्लिसरिन जो है वो एमआई की पेन में इतना वर्क नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए हम अपर लेवल पे जाते हैं, दैट इज़ मॉर्फिन पे भी हम जाते हैं। सो इसमें कौन सा ज़्यादा कंसर्न होगा देखने के लिए, सीरम पोटाशियम जो है 3.5 माइक्रो इक्वलेंट है, ब्लड प्रेशर 88/46 है, एसटी एलिवेशन इज प्रेजेंट ऑन द ईसीजी, और हार्ट रेट 61 है। सो देखो नाइट्रोग्लिसरिन क्या करती है, वेजो डायलेशन, क्या करती है, वेजो डायलेशन। तो इस पेशेंट में हम क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये हमारा कंसर्न हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। वेजो डायलेशन से क्या होगा कि जो वेन्स है उसकी जब डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है, उनको ही बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर। तो उस वॉल्स पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा, जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ होगा। अगर उसका ब्लड प्रेशर 88/46 है तो ये हमारी कंसर्न में रहेगा। वैसे भी याद रखना, नाइट्रोग्लिसरिन जब हम किसी पेशेंट को दे रहे होते हैं तो मेन जो वाइटल साइन है वो कौन सा हम चेक करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर। कॉपी पे लिख लेना ये, ठीक है। ऐसे ही गोल्डन पॉइंटर्स में मैंने सब लिखा हुआ है, तो आप वो गोल्डन पॉइंटर बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिजल्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़। अगर किसी पेशेंट को पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ है, वेजल्स की, वास्कुलर मतलब वेसल्स की, तो उसका कौन सा ऐसा लेबोरेटरी रिजल्ट है जो कि एबनॉर्मल आएगा, हाई सीरम कैल्शियम लेवल, हाई सीरम लिपिड लेवल, लो पोटाशियम लेवल, लो लिपिड लेवल। सो उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, आई नो आप अब इन चारों ऑप्शंस में सेकंड एंड फोर्थ में कंफ्यूज हो गए। सो हम उस पेशेंट में क्या देखेंगे, हाई सीरम लिपिड लेवल, जिसको हाई सीरम लिपिड लेवल जो है उस पेशेंट में देखने को हमें मिलेगा। हाई सीरम कैल्शियम लेवल उसमें देखने को मिलेगा जो कि हाई कैल्शियम इनटेक कर रहा है, या फिर जिसकी कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से नहीं हो रही, रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर किसी को प्रॉब्लम हो गई है बोन्स में, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, विटामिन डी कम है जिसकी बॉडी में। लो पोटाशियम लेवल उस पेशेंट में देखने को मिलेगा जिसको डायरिया हो रहा है, ठीक है। तो ये सब लेबोरेटरी वैल्यू उसमें देखने को मिलती हैं ऑल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूनेट फेलियर इज बिगिन डिस्चार्ज्ड होम। हार्ट फेलियर आएगा यहाँ पे, आप हार्ट लिख लेना, ठीक है। एक न्यूनेट है, उसका हार्ट फेलियर है, उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है अब होम के लिए। उसके पेरेंट्स को हम टीच कर रहे हैं अबाउट द न्यूट्रिशनल नीड, द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट। तो एक नर्स जो है उसके पेरेंट्स को न्यूट्रिशनल नीड के बारे में टीच कर रही है। तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी, फ्लूइड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, डिक्रीज द एक्टिविटी लेवल, शुड रिड्यूस द नीड ऑफ एडिशनल कैलोरीज, या फिर द फार्मूला शुड बी लो इन सोडियम, द न्यूनेट में नीड अ फार्मूला विद हाई कैलोरी। सो देखो, सबसे पहली बात तो पेशेंट का क्या होने वाला है, न्यूनेट का डिस्चार्ज होने वाला है। हम उसके पेरेंट्स को बता रहे हैं, पेशेंट कौन सा था, हार्ट फेलियर का, उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद उसका डिस्चार्ज हो रहा है। तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को क्या होगा, फ्लूइड नहीं रिस्ट्रिक्ट करते, ठीक है। फ्लूइड जितना अमाउंट ऑफ न्यूनेट को चाहिए उतना तो हमने देना ही है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से उसको दिक्कत हो सकती है रिकवरी में। दूसरा, उसकी कभी भी हमने एक्टिविटी लेवल डिक्रीज़ नहीं कराना, इवन कि उसको एक्टिविटी में थोड़ा ठीक करना है ताकि वो थोड़ा हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो। अगर वो बच्चा एक्टिव रहेगा तो वो अपने अडेप्ट करेगा अपने नॉर्मल बिहेवियर को, नॉर्मल लाइफस्टाइल को। दूसरा, लो सोडियम भी नहीं देना, द अमाउंट ऑफ सोडियम न्यूनेट वांट्स उतना सोडियम उसे देना है। सोडियम कट नहीं करते डिस्चार्ज में, हम वो न्यूट्रिशनल नीड नहीं देंगे। बट उस पेशेंट को हम ज़रूर हाई कैलोरी डाइट देंगे, बिकॉज अभी अभी वो सर्जरी से निकला है, तो कुछ टाइम लगेगा कि उसकी जो बॉडी नीड्स है उनको प्रॉपर करने में। क्योंकि उस पेशेंट में क्या होगा, एक तो नॉर्मल न्यूनेट होगा, उसकी कोई सर्जरी नहीं हो रखी, कुछ नहीं हो रखा। इस पेशेंट को ज़्यादा कैलोरीज क्यों चाहिए, बिकॉज सर्जरी हो रखी है, एट द टाइम इन्फेक्शन का भी डर होता है। सो उसको हाई कैलोरीज देंगे ताकि उसकी बॉडी जो है हर एक चीज़ को फाइट करे प्रॉपरली। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट नर्स विल डू। नेक्स्ट है, वाइल केयरिंग फॉर अ 24 ईयर्स ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा scheduled for emergency surgery because of probable ectopic pregnancy, the nurse should। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने BFHS की एग्जाम में ectopic pregnancy से बहुत क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, तो ध्यान से करना। और ऐसे ही एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चन के PDF मेरे से आप ले सकते हो, गोल्डन पॉइंटर्स जो BFHS ओरिएंटेड है वो भी ले सकते हो, ठीक है। PDF आपको 199 में पड़ेंगे और जो गोल्डन पॉइंटर्स है वो 99 में पड़ेंगे अगर आप अलग अलग लेते हो। बट साथ में आपको 249 में ये पैक पड़ेगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ईजी लैंग्वेज में बने हुए, मैंने
मैंने खुद बनाए हुए हैं वो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो आप इजीली पढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने कर सकते हो। कभी कभी ये होता है हमें पता नहीं होता इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और BFUHS ऐसा एग्ज़ाम लेता है कि वो एक ही टॉपिक से कभी कभी 4-4 5-5 क्वेश्चंस डाल देता है। सो वो क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप मेरे से वो बाय कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम देखो कहीं पे भी इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सब कंटेंट नहीं मिलेगा जो कि आपके पास लाइफ लॉन्ग पड़ा रहे, ठीक है, वो चीज़ें आपके पास लाइफ लॉन्ग पड़ी रहेंगी टेलीग्राम पे। सो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो, वहाँ से आप मेरे से सीधा बाय कर सकते हो। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम उसकी एक 24 इयर्स की प्राइमरी ग्रेविडा है, उसकी इमरजेंसी सर्जरी हमने प्लान की है, क्योंकि उसको प्रॉबेबली क्या है, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, जो उसकी फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो गई, एम्प्यूला में ही, और वहीं पे ही है, वहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर गया। तो हम क्या नर्स क्या करेगी, प्रिपेयर टू विटनेस एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर सर्जरी, असेस द क्लाइंट फॉर मैसिव एक्सटर्नल ब्लीडिंग, एक्सप्लेन दैट द फ्लोपियन ट्यूब कैन बी स्लेवेज्ड, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखो अब इस क्वेश्चन को ट्रिकी कैसे किया, कुछ नहीं किया, आपको ऐसे ऑप्शंस दे दिए जिससे ये क्वेश्चन हो गया कि भाई क्या ही करेगी। सबसे पहले यहीं पे देखो एमरजेंसी सर्जरी प्लान की है, तो हमें प्रिपेयर करना है विटनेस को और इन्फॉर्म्ड कराना है कंसेंट के लिए, बिकॉज अगर इमरजेंसी सर्जरी होती है ना हमें पेशेंट को कुछ बताना होता है ना करना, बिकॉज एमरजेंसी सर्जरी क्यों की जाती है, जब पेशेंट की लाइफ को खतरा हो। ऑब्वियसली एक टॉपिक प्रेगनेंसी अगर हो गई और उसके अंदर ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो वो पेशेंट शॉक में जा सकता है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो में से मोस्टली जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो इंटरनल ही होती है, एक्सटर्नल बहुत कम देखने को मिलती है। फ्लोपियन ट्यूब जो है स्लैवेज हुई है, वो तो ऑपरेट करने के बाद पता चलेगा कि वो अंदर इंटैक्ट है कि फट चुकी है, ठीक है। मॉनिटर करनी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती, इतना पेन होता है पेशेंट को, इतना पेन होता है टॉपिक प्रेगनेंसी में। सो हमने सबसे पहले नर्स ने क्या करना है, प्रिपेयर टू विटनेस एंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द सर्जरी, क्योंकि एमरजेंसी सर्जरी प्लान की गई है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग एन 34-year-old मल्टीग्रेविडा क्लाइंट एट 34-week gestation experience moderate vaginal bleeding, which of the following most likely alert the nurse that bleeding result placenta previa from which of the following। so एक 34 weeks old मल्टीग्रेविडा है, क्लाइंट 34 week of gestation में उसको मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है इसमें से जो नर्स को अलर्ट करेगी कि ये प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है। इसमें से उसको क्या होगा, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, यूट्राइन टेट्रे, इंटरमीडिएट पेन विद स्पॉटिंग, या फिर डल लोअर बैक पेन। सो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या देखने को मिलती है, वजाइनल ब्लीडिंग, जो कि क्या होती है, बिल्कुल पेनलेस होती है, उस पेशेंट को पेन नहीं होती, और उसको मॉडरेट वजाइनल डिलीवरी हो गई। अगर पेशेंट कहेगा कि पेनलेस वजाइनल डिलीवरी हो रही है तो नर्स को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शो प्लेसेंटा दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं as a BFHS point of view. Next question है, which of the following would be the priority when caring for a primary gravida client whose cervix is dilated 8 cm when the fetus is at +1 station and the client has had no analgesic anesthesia। so देखो एक क्लाइंट है जो अभी अभी उसको हम प्रायोरिटी केयर देनी है हमें। वो क्लाइंट का क्या है, सर्विक्स जो है वो 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है, जो फीटस है वो +1 स्टेशन पे आ चुका है, और जो क्लाइंट है उसको एनाल्जेसिक एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले मेरे को तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, क्योंकि अभी सर्विक्स ही डायलेट हो रही है, और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आता है लैट लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशन फेज। और अगर आपने देखा है कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है तो वो पेशेंट कहाँ में पहुँच चुका है, ट्रांजिशनल फेज। तो इस टाइम पे हम ट्रांजिशनल फेज पे कौन सी प्रायोरिटी रखेंगे, giving frequent sips of water, applying extra blanket for warmth, providing frequent perineal cleansing, offer encouragement and support। so इस पेशेंट अब जब ट्रांजिशनल फेज पे पहुंच चुका है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर उसकी कंप्लीट हो गई है, उसने लेटेंट फेज भी क्रॉस कर लिया, एक्टिव भी, ट्रांजिशनल, अब वो जाएगा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, अगर आपने मेरी लेबर वाली वीडियो देखी है, क्या होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब वो इस स्टेज में जा रही है, अब वो डिलीवर करने जा रही है बेबी को, तो हम क्या करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना। इस टाइम इतना पेन होता है कि वो वाटर लेगी नहीं, वार्मथ दे दोगे ना, ऑलरेडी पसीना छूट रहे होते हैं, इतनी पेन में कॉन्ट्रैक्शंस में पेशेंट के, तो नहीं देने उसको, ठीक है। प्रीनियल क्लींजिंग नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि अगर ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड लीक होगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करनी, इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है। और +1 क्या होता है, -1 0 स्टेशन +1 प्लस स्टेशन, मतलब हेड जो है वो अब क्राउनिंग पोजीशन शो कर रहा है, हमें क्राउन कर रहा है पोजीशन। सो हमें पता चल जाएगा। तो इस टाइम पे हमें पेशेंट को करना होता है इनकरेज, मोटिवेट एंड सपोर्ट। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिसीज टेल्स द नर्स दैट ही हैज़ अ ब्लैक स्टूल विच ही हैज़ नॉट रिपोर्टेड टू हिज फिजिशियन बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन विच नर्सिंग डायग्नोज विल बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। सो एक पेप्टिक अल्सर डिसीज़ का कंडीशन वाला पेशेंट है, ठीक है। उसने नर्स को ये बताया कि उसको ब्लैक कलर के स्टूल्स आते हैं, बट उसने फिजिशियन को नहीं बताया है। तो नर्स इस डायग्नोज से क्या अप्रोप्रिएट बताएगी कि ये इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू फियर ऑफ डायग्नोज ऑफ क्रोनिक इलनेस है, या फिर डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू अनफैमिलियरिटी विद सिग्निफिकेंट साइन एंड सिम्टम्स, ये सिम्टम्स लिखा है। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डिक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी, इनबैलेंस टू न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। सो देखो, अगर कोई पेशेंट अपनी ऐसा सिम्टम छुपा रहा है डॉक्टर से और उसने डॉक्टर को ये बताना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा, इट मीन्स कि उस पेशेंट को डेफिशिएंट नॉलेज है रिलेटेड टू दिस डिसीज़ कंडीशन। क्यों डेफिशिएंट नॉलेज है? बिकॉज जब भी आप देखोगे कि पेप्टिक अल्सर में जो ब्लीडिंग हो रही होती है, ध्यान से सुनना, पेप्टिक अल्सर में जब अल्सर से ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस ब्लीडिंग की ऑब्जॉर्प्शन हमारी इंटेस्टाइन्स में हो जाती है। इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग की ऑब्जॉर्प्शन, ब्लड की ऑब्जॉर्प्शन होने की वजह से ही ब्लैक कलर का जो है स्टूल देखने को मिलता है। ब्लीडिंग का क्या हो जाता है? ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है कहाँ पे? हमारी इंटेस्टाइन्स में, जिसकी वजह से ही ब्लैक स्टूल। सो इट इज़ अ मेन साइन ऑफ पेप्टिक अल्सर। सो पेशेंट को डेफिशिएंट नॉलेज थी, इसीलिए उसने फिजिशियन को ये बताना रिपोर्ट किया ही नहीं, तो हम इसका ये डायग्नोज बनाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, व्हेन planning care for a client with the viral hepatitis, the nurse should review laboratory reports for which of the following abnormal laboratory value. So अगर हम किसी प्लान कर रहे हैं केयर किस पेशेंट की वायरल हेपेटाइटिस वाले की, तो कौन सी ऐसी लेबॉर्ट्री वैल्यू जो है हम रिपोर्ट करेंगे जो कि एबनॉर्मल आएगी? प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, पोटाशियम लेवल एलिवेटेड, या फिर डिक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल। सो जिसकी थ्योरी क्लियर है उसको पता होगा कि जो हमारा लीवर है उसमें क्या बनते हैं? हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। और पीटी में हम क्या चेक करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम में हम वारफरिन चेक करते हैं। वारफरिन में क्या होता है? वारफरिन का एंटीडोट क्या होता है? विटामिन के। और विटामिन के जो है वो कहाँ बनता है ज़्यादा? हमारे लीवर में। और उस पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा वो क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा, क्योंकि अगर पीटी में वारफरिन चेक कर रहे हैं उसका एंटीडोट विटामिन के प्रॉपरली नहीं बन रहा, बिकॉज लीवर खुद ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, उसकी इन्फेक्शन हो गई है, उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है, तो वहाँ पे बनेगा ही नहीं, जिससे उसका उसका प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन पीटी टाइम देखने को मिलेगा, बिकॉज लीवर ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। सॉरी फॉर येस्टरडे, कल वीडियो नहीं आ रही, आई एम सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन में थी। आई नो कि आप थोड़ा समझ जाओगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। जो मैंने आपको ब्रेस्ट रिडक्शन वाला दिया है, उसके बाद मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा बेस्ड ऑन क्लाइंट हिस्ट्री वायलेंस है उसका टूवर्ड्स अदर, और उसका कोप नहीं कर पा रहा है एंगर से, तो हम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हमें डिस्चार्ज से पहले क्या करना है, गोल अचीव करना है, उसको क्या करना है, उसकी जितनी भी वर्बलाइजेशन करानी है उसकी फीलिंग्स की ना अप्रोप्रिएट मैनर। सो जिन्होंने ये ऑप्शन दिया था बिल्कुल सही था, राइट था। सो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मेरे से चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए जाते, सो ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ में, ओनली इन 199। गोल्डन पॉइंटर्स मिल जाएंगे इन 99 रुपीज़, ठीक है। पर अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो आपको ऑफर में 249 के मिलेंगे। 249 में मैंने एडिशन अब और की है कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि है सिर्फ और सिर्फ BFUHS ओरिएंटेड। और अगर कोई पिछले स्टूडेंट्स ने मेरे से PDF और वो ले रखा है गोल्डन पॉइंटर्स, तो वो मेरे से नोट्स ले सकता है। सो मेरे से नोट्स बाय कर सकता है, बिकॉज नोट्स में मैंने इजी लैंग्वेज में ही वो टॉपिक्स कराए हैं जो कि BFUHS के फेवरेट हैं। उसमें से क्वेश्चन 100% श्योरिटी से आएगा ही आएगा। और अभी रिसेंटली इसके बाद आपको 600 पोस्ट और देखने की मिलेंगी BFUHS की। सो उसके लिए प्रिपेयर लिए, उसके लिए मैं ऑनलाइन अपना बैच स्टार्ट करूँगी, तो आप उसमें इनरोल भी कर लेना। बट इस पेपर के बाद, इस पेपर में जिसको निकालना है अपना, तो वो इस टाइम MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, डू हार्ड वर्क।